नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज जो मैं आपके लिए ये जो क्लास लाया हूँ न्यायपालिका की, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की अपन बात करेंगे। न्यायपालिका की ये वीडियो इतनी मेहनत से तैयार किया गया है कि ये देखने के बाद में न्यायपालिका के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपको वादा कर सकता हूँ। और न्यायपालिका के बैकग्राउंड क्या रहा, क्या उसकी हिस्ट्री रही है सर्वोच्च न्यायालय की, वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। रीट एग्ज़ाम के लिए तो ये स्पेशल रूप से तैयार है, फिर भी कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये न्यायपालिका दे रखा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं एपेक्स न्यायालय। देखो, शुरुआत है जब हम सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उससे पहले एपेक्स न्यायालय क्या है। तो एपेक्स न्यायालय है, इसकी स्थापना मित्रों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में की गई थी। एपेक्स न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये जो एपेक्स न्यायालय था इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम न्यायाधीश की यदि बात करें तो सर एलिजा इम्पे था। एपेक्स और एलिजा इम्पे ये अपन इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो एपेक्स न्यायालय का मतलब प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। भारत का सबसे बड़ा ये अपीलीय न्यायालय नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश शासन के समय वहाँ पर क्या था, ब्रिटेन के अंदर है सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। इस न्यायालय के विरोध में भी अपील की जा सकती थी, इस कारण ये सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय नहीं माना जाता था। 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये जो अपेक्स न्यायालय है इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं मित्रों संघीय न्यायालय। मैंने अभी बात की कि 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे अपेक्स न्यायालय को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो तब है इसकी ये किस नाम से जाना जाने लगा? संघीय न्यायालय के नाम से, ठीक है ना। संघीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? तो दिल्ली था। इसके अंदर एपेक्स के अंदर तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, परंतु संघीय जो न्यायालय था इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो सर मॉरिस ग्वायर। कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर थे। भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय ये भी नहीं था। अब बात कर लेते हैं मित्रों सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय है ये 26 जनवरी 1950 को संघीय न्यायालय का नाम सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया। जो संघीय न्यायालय था इसका सर्वोच्च न्यायालय नाम कब रखा गया? तो 26 जनवरी 1950 को रखा गया। इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार से संविधान लागू हुआ था उस टाइम सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम न्यायाधीश की बात करें, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो हीरालाल जे कानिया, जिसका पूरा नाम था हीरालाल जेकी सुंदर दास कानिया। अब मैं मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि 28 जनवरी 1950 को भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय को घोषित किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय को सब अपीलीय न्यायालय कब घोषित किया गया? सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय तो ये 28 जनवरी 1950 को किया गया। संविधान के भाग 5 के अनुसार अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख देखो किस कौन से भाग में है? भाग 5 के अंदर है न्यायपालिका का, और अनुच्छेद 124 से 147 तक, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। भारत में एकीकृत एकात्मक न्याय व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय पर दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। सर्वोच्च स्थान पर दिल्ली में है वो सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है। तो 124 एक बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय की संरचना किस प्रकार से होगी।
तो सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या का निर्धारण संसद करेगी। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे इसकी संख्या का निर्धारण कौन करेगी? संसद। ये कौन बताता है? 124(1). मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या है, अभी अपन ने ऊपर बात की 8 थी। 1956 में ये जो न्यायाधीश है 11 हो गए और 1960 में 14 हो गए। 1978 में इसे बढ़ाकर 18 कर दिया। 1986 में 26 कर दिया। देखो 18, 78 में 8 लास्ट में आ रहे हैं तो 18 और 86 में लास्ट में 6 आ रहे हैं तो 26। 2008 से वर्तमान तक है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 है, जो कि मुख्य न्यायाधीश 1 और अन्य 30 न्यायाधीश है। 124(2) के अंतर्गत है न्यायाधीशों की नियुक्ति व कार्यकाल का वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जिनसे राष्ट्रपति उचित समझे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से परामर्श के आधार पर करेगा, परंतु मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम चीफ जस्टिस के परामर्श से करेगा। अब इसके अंतर्गत क्या है कि भी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद में जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति है जो मुख्य न्यायाधीश है उनके परामर्श के तहत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण इनकी नियुक्ति में वरिष्ठता की परंपरा को अपनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया जाए, तो इसके लिए वरिष्ठता की परंपरा का अपनाया गया है, परंतु वरिष्ठता की जो परंपरा है इसका भी 2 बार उल्लंघन हो चुका है। वो कब हुआ है? तो पहली बार है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। 26 अप्रैल 1973 को मुख्य न्यायाधीश अजीत नाथ रे की नियुक्ति की गई और इस संबंध में देखो कि इस नियुक्ति में एएन ग्रोवर, केएस हेगड़े, जेएम शेल्टर इस अजीत नाथ रे से वरिष्ठ थे, फिर भी इनकी वरिष्ठता की उल्लंघन करते हुए अजीत नाथ रे को है वो मुख्य न्यायाधीश को है वो नियुक्त कर दिया गया, जिस कारण है इन तीनों ने एएन ग्रोवर, केएस हेगड़े और जेएम शेल्टर इन दोनों ने अपना त्याग पत्र दे दिया। सॉरी, दूसरी बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे ने मुख्य न्यायाधीश एमएस बेग की नियुक्ति की और इसकी नियुक्ति के संबंध में 28 जनवरी 1977 को इनकी नियुक्ति की गई और एचआर खन्ना है इसकी वरिष्ठता का इन्होंने उल्लंघन कर दिया, क्योंकि ये वरिष्ठ थे फिर भी एमएस बेग को है नियुक्ति कर दी, इस कारण एचआर खन्ना है इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 22 फरवरी 1978 को वाईवी चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस नियुक्त करते हुए वरिष्ठता की परंपरा को पुनः स्थापित किया। वरिष्ठता की परंपरा को पुनः किसने स्थापित किया? प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। राष्ट्रपति है वो नीलम संजीव रेड्डी थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो वाईवी चंद्रचूड़ का रहा है, जो कि 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक रहे थे। और मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो कमल नारायण सिंह रहे थे, ठीक है ना। सर्वाधिक कार्यकाल वाईवी चंद्रचूड़ का है और सबसे कम कार्यकाल है कमल नारायण सिंह का है, जो कि 40 दिन रहे थे, 17 दिन तक रहे थे। राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा द्वारा 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मांगे गए परामर्श में सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम व्यवस्था है वो समिति व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया था, ठीक है ना। 1998 में राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा मांगे गए परामर्श में भी कोलेजियम व्यवस्था को ही वैधानिक प्रदान किया गया। कोलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी की स्थापना हेतु अगस्त 2014 में 121वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो 99वें संविधान संशोधन के रूप में 31 दिसंबर 2014 को पारित हुआ, परंतु संविधान संशोधन को
J.S. खेर जस्टिस, जो J.S. खेर थे, जगदीश सिंह खेर, इनके अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर 2015 को इन्हें रद्द कर दिया गया और इस कारण वर्तमान में जो व्यवस्था है चीफ जस्टिस को नियुक्त करने की, वो है कोलिजियम व्यवस्था ही है। इनका कार्यकाल है मित्रों 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, ये अपन ने देखा था 124(2) के तहत। अब 124(3) के तहत देखते हैं, इसके अंदर है न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, उसके बारे में बताया गया है। तो वो भारत का नागरिक हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, ठीक है ना, हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ठीक है ना, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़रों में पारंगत विधिवेत्ता हो, वो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। 124(4) के अंतर्गत है कि न्यायाधीशों को पद मुक्त संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सिद्ध कदाचार व कार्य अक्षमता के आधार पर संसद है वो प्रस्ताव पास कर सकती है। 124(5) में कहा गया है कि पद मुक्त संबंधी विधि का निर्माण संसद द्वारा किया जाएगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, इनके पद मुक्ति संबंधी जो विधि का निर्माण है संसद द्वारा किया जाएगा। कदाचार व कार्य अक्षमता के आरोप लगाने हेतु लोकसभा के 100 सदस्यों या सदस्य राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना 14 दिन पूर्व है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देनी पड़ेगी। इन आरोपों की जांच 3 सदस्यीय समिति द्वारा दी जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस व एक विधिवेत्ता होता है। आरोप साबित होने के बाद लोकसभा राज्यसभा इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करती है। प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति पद मुक्त आदेश जारी करता है और इस प्रस्ताव से आज दिन तक किसी भी न्यायाधीश को पद मुक्त नहीं किया गया है, परंतु ऐसे प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। कदाचार या आरोप के जो प्रस्ताव है कब कब लाए गए हैं, तो वी रामास्वामी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, 1993 में लोकसभा है ये प्रस्ताव लाई थी, परंतु लोकसभा ने इस प्रस्ताव को है वापस ले लिया था। किसके विरुद्ध लाई थी? वी रामास्वामी के विरुद्ध। फिर है पीडी दिनाकरण है, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थे। 2010 में राज्यसभा पद मुक्ति प्रस्ताव लाई, परंतु इन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही पीडी दिनाकरण है इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर है सौमित्र सेन, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश, 2010 में राज्यसभा पद मुक्ति प्रस्ताव लाई, जांच में आरोप सिद्ध होने पर त्यागपत्र दे दिया। ये जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित भी हुए थे। कौन? सौमित्र जैन। फिर है JB पादरीवाला, जो गुजरात हाई कोर्ट के जज थे, 2015 में राज्यसभा द्वारा पद मुक्ति प्रस्ताव पास लाया गया, परंतु ये प्रक्रिया में लंबित है। 124 से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को पद की शपथ है। 124(6) के अंदर है वो पद की शपथ है राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। 124(7) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब अपन बात कर लेते हैं 125 की। तो 125 के अंदर है न्यायाधीशों के वेतन है, जो कि दूसरी अनुसूची में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, इसका वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह होता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है, उनके वेतन है 90,000 रुपये प्रति माह होता है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति या पद खाली होने की स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनको है राष्ट्रपति है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, यदि
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति है या पद खाली है तो 127 के अंतर्गत है कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी कार्यवाही हेतु कोरम का अभाव होने की स्थिति में, कोई कार्यवाही हो रही है फिर न्यायाधीशों की कमी है उस कोरम में, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति की अनुमति से किसी हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्य हो को तदर्थ न्यायाधीश है ना, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इस संबंध में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेना आवश्यक है। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जब ये न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं तब इन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ही माना जाता है तथा ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की ही अधिकार एवं शक्तियों का उपयोग करता है, परंतु इनका जो वेतन है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 128 तो राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। पहले तो अपन ने क्या देखा था, तदर्थ न्यायाधीश कौन था, जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखता है उनको है कोरम की पूर्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश है वो आमंत्रित कर सकता है। अब अपन बात करें 128 में, राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। ऐसे न्यायाधीश यदि बैठक में भाग लेते हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अधिकार एवं शक्तियों का उपयोग करते हैं तथा इनके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, परंतु ऐसे न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाता है। 127 में देखा उनको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाता है। 129 के अंतर्गत है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय या अभिलेख न्यायालय है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। कौन सा अनुच्छेद बताता है, 129। अभिलेख का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी निर्णय जो होते हैं इनके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होते हैं उनमें सुरक्षित रखे जाते हैं। 130 के अंतर्गत है कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें दिल्ली में होती है, परंतु राष्ट्रपति की अनुमति से दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर भी इसकी बैठकें राष्ट्रपति की अनुमति से आयोजित की जा सकती है, जैसे कि 1951 में हैदराबाद में आयोजित हुई थी, 1954 में श्रीनगर में आयोजित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात की गई है। प्रारंभिक अर्थात मूल या मौलिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, संघ राज्यों के मध्य विवाद, संघ व राज्यों के मध्य विवाद, संघ और राज्यों के मध्य कोई विवाद है या संघ और राज्य दो राज्यों के मध्य कोई विवाद है, राज्य मतलब दोनों राज्यों के मध्य कोई विवाद है या फिर संविधान की व्याख्या संबंधी कोई मामले हैं तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई विवाद है तो ये सारे के सारे है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। फिर वो भी एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, फिर समवर्ती या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये मूल अधिकार के जितने भी मामले होते हैं वो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 के अंतर्गत कहा गया है कि सिविल मामलों पर अपील की जा सकती है। 133 में है दीवानी मामलों पर अपील करने का अधिकार। 134 में फौजदारी मामलों पर अपील करने का अधिकार। 134 ए में हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने संबंधी हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, ठीक है ना। हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, परंतु इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अनुमति लेना आवश्यक है। फिर है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार जो कि 143 में है। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्रदान किया गया इसमें। 135 में संघीय न्यायालय की अधिकारिता एवं शक्तियों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। 136 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से विशेष अपील की इजाजत
मतलब SLP प्राप्त करना। सर्वोच्च न्यायालय से यदि SLP लेनी है तो अनुच्छेद 136 के तहत। अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण की बात की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय की समीक्षा कर सकता है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट है अपने ही निर्णय की समीक्षा कर सकता है, जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहते हैं। बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित व कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित व कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए जो कानून होते हैं, उनकी जांच करने की न्यायपालिका की जो शक्ति होती है, उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका संविधान से लिया गया है। ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 के मारबरी बनाम मेडिसन वाद में निर्णय देते हुए अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने किया था। अमेरिकी न्यायिक पुनरावलोकन का मूल आधार कानून की उचित प्रक्रिया है, जबकि भारतीय न्यायिक पुनरावलोकन का मूल आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अनुच्छेद 113 को न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 के अलावा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 245 में भी न्यायिक पुनरावलोकन के अर्थ का उल्लेख किया गया है। 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का मूल ढांचा है किस वाद में घोषित किया गया है? तो मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में। अनुच्छेद 138 सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वर्धित करने का अधिकार संसद का है। अनुच्छेद 139 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के उपबंधों के आधार पर मूल अधिकारों के संबंध में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट की बात है मित्रों, अपन ने मौलिक अधिकार जो देखे थे उसके अंदर डिटेल से की थी। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो उसको देख लेना। अनुच्छेद 140 संसद सुप्रीम कोर्ट को ऐसी अनुपूरक या अतिरिक्त शक्तियां भी प्रदान कर सकती है जो कि संविधान से असंगत न हो और न्यायालय की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ऐसी शक्तियां भी संसद है सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान कर सकता है। 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि है भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होगी। सुप्रीम कोर्ट जो भी विधि घोषित कर देता है वो उनके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं, मतलब संपूर्ण भारत में, वो बाध्यकारी है। 142 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए डिक्री या आदेश जारी कर सकता है जो किसी लंबित मामले के लिए आवश्यक हो, तथा सुप्रीम कोर्ट संसद की अवधि के अधीन हुए किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने व दस्तावेज प्रकट करने के आदेश दे सकता है तथा अवमानना के लिए सजा भी दे सकता है। अनुच्छेद 143 परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। 144 में भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी सिविल व न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करते हैं। ठीक है ना। 144 क्या कह रहा है कि राज्य के क्षेत्र में स्थित सभी सिविल न्यायालय, सिविल व न्यायिक जो प्राधिकारी होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करते हैं। 145 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति की अनुमति से अपनी कार्यप्रणाली के निर्धारण के संबंध में नियम बना सकता है। 146 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।
परंतु ऐसे अधिकारी या सेवक जिनका पहले से न्यायालय से संबंध नहीं है की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति नियम द्वारा अपेक्षा कर सकता है कि ऐसी नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम चीफ जस्टिस अर्थात मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग से क्या ले परामर्श। अब 147 में क्या कहा गया है कि विधियों के अर्थ में संबंध में निर्देश, ये 147 में कहा गया है। तो मित्रों, आज अपन ने देखा न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी